और चलिए सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के आईएएस अधिकारियों का बढ़ा कोटा। केंद्र ने उत्तराखंड सरकार की मांग पर कोटा बढ़ाकर 126 कर दिया है। हालांकि धामी सरकार ने आईएएस कोटे को बढ़ाकर 139 करने की मांग की थी, लेकिन उसे 126 किया गया है। केंद्र ने उत्तराखंड सरकार की मांग पर इस कोटे को बढ़ाकर 126 किया है। इसकी मांग 139 करने को लेकर की गई थी। केंद्र हर 10 साल में माफ कीजिएगा अखिल भारतीय सेवा संवर्ग की संरचना की समीक्षा करता है, रिव्यू करता है। आईएएस के कैडर को 2010 में प्रदेश में 120 पद बनाए गए थे। उत्तराखंड को अभी भी आईएएस की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। समीक्षाएं भी हो रही है, लेकिन फिर भी आईएएस की भारी कमी उत्तराखंड के पास अभी है, क्योंकि इसके पीछे कारण भी ये है। उत्तराखंड में फिलहाल केवल 76 आईएएस अधिकारी कार्यरत हैं, जिसमें से 7 आईएएस अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, यानी कि कुल 69 अधिकारियों की मदद से सरकार का कामकाज चल रहा है। एक लंबे समय से आवश्यकता है आईएएस कैडर्स की नई भर्ती की। 120 पहले भर्ती की संख्या थी, लेकिन 120 पदों पर उत्तराखंड को अभी भी आईएएस की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। और ये कमी तो उस समय है जब उत्तराखंड में सिर्फ 76 आईएएस कार्यरत हैं, जिसमें से भी 7 आईएएस अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आईएएस सिर्फ राज्य के हिस्से से देखे जाएं तो 69 अधिकारी हैं, और 69 ब्यूरोक्रेट्स की मदद से ही 69 आईएएस अधिकारियों की मदद से ही सरकार का कामकाज फिलहाल चल रहा है। हमेशा हर 10 साल में समीक्षा होती है। हर 10 साल के बाद समीक्षा बैठकों के जरिए इन्हें बढ़ाने पर भी जो मंत्रणा है वो होती है। लेकिन उत्तराखंड के अधिकारियों का कोटा अब आखिरकार बढ़ गया है। केंद्र ने उत्तराखंड सरकार की मांग पर कोटे को बढ़ाकर 126 कर दिया है, लेकिन धामी सरकार, पुष्कर धामी की सरकार ने 139 आईएएस के कोटे को बढ़ाने की मांग की थी। प्रति 10 वर्ष ये समीक्षा होती है। 126 इन्हें किया गया है, चूंकि अभी भी उत्तराखंड सरकार में कमी, आईएएस की भारी कमी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। सरकार चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 76 आईएएस वहां पर कार्यरत हैं, जिसमें से भी 7 आईएएस अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिए गए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब कोटा बढ़ाए और 126 तक पहुंचा है 120 से होकर के, तो यहाँ पर कितनी जल्दी नियुक्तियां इन पदों पर अब हो पाती है। तो आज राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो गया। 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा और 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15 जून को अधिसूचना जारी होगी। 29 जून नामांकन की आखिरी तारीख तय की गई है। 2 जुलाई तक अपना नामांकन वापस उम्मीदवार ले पाएंगे। नामांकन वापसी की तारीख 2 जुलाई तक रहेगी। वोटर्स को अपनी पसंद कैंडिडेट के सामने 1, 2 और 3 लिख करके अपनी वरीयता बतानी होगी। कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों के लिए व्हीप जारी नहीं करेगा। ये क्राइटेरिया इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, जिसमें ये चुनाव होते हैं संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप, उसमें कोई भी सदस्य व्हीप जारी नहीं कर सकता। ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मनोनीत राज्यसभा सांसद भी चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते। विधान परिषद के सदस्य भी चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे, यानी कि सीधे प्रत्यक्ष तौर पर ना तो जनता के लिए चुनाव होते हैं, और इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो आगे जाकर के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कास्ट करते हैं। लेकिन मनोनीत राज्यसभा के सांसद इस चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा विधान परिषद के सदस्य भी चुनाव में वोटिंग नहीं कर पाएंगे। 1, 2 और 3 अपनी प्रायोरिटी के आधार पर कैंडिडेट के नाम के सामने 1, 2, 3 लिखना होगा, और उसके बाद में जब वेटेज 1 नंबर पर आए कैंडिडेट को मिल जाएगी, उसके बाद में राष्ट्रपति के तौर पर, देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्ति हो जाएगी। और जो रिजल्ट हैं वो भी 21 जुलाई को सामने आ जाएंगे। 29 जून नामांकन की अंतिम तारीख तय की गई है, और इसके लिए अधिसूचना का दिन रखा गया है 15 जून, यानी कि अब से लगभग 9 से 10 दिन के बाद में अधिसूचना जारी हो जाएगी। 29 जून नामांकन की तारीख तय की गई है। 2 जुलाई तक अपना नामांकन वापस ले पाएंगे उम्मीदवार, और वोटर्स को अपनी पसंद के कैंडिडेट के सामने 1, 2 और 3 लिख करके अपनी वरीयता बतानी होगी, प्रायोरिटी यहाँ पर बतानी होगी। यही टेक्निक है, और कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों के लिए व्हीप भी जारी नहीं कर सकता, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया 15 जून को आने वाली अधिसूचना के साथ ही सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। न्यूजीलैंड बना रहा है अनूठा कानून। गाय भेड़ों के डकारने पर किसानों को टैक्स देना होगा। ये देखिए एक अलग सी अनोखी बात। कृषि से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से निपटने के लिए फैसला लिया गया है, और इसके लिए न्यूजीलैंड में एक ड्राफ्ट लॉ भी पेश किया गया है। इस ड्राफ्ट लॉ की अब बात कर लेते हैं। किसानों की भेड़ या गाय डकारती है तो हर बार पैसे उनसे वसूले जाएंगे। ये फाइन उन पर लगेगा। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक अगर इस कानून का मसौदा भी आता है अस्तित्व में, तो न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जहां किसानों से उनके पशुओं के उत्सर्जन के लिए पैसे लिए जाएंगे।
50 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड में करीब 1 करोड़ मवेशी है। 2 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़ 6 लाख के आसपास जो भेड़ें हैं वो बताई जा रही है, यानी कि मवेशी यहाँ पर जिन किसानों के पास में है। अगर इस कानून का मसौदा आता है अस्तित्व में, तो आने वाले दिनों में इसके लिए भी किसानों को अपने मवेशियों के लिए उत्सर्जन के लिए पैसे भरने होंगे। चलिए एक राहत भरी खबर, मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और अगले 2 दिन में महाराष्ट्र में मानसून छाने वाला है और इससे जल्द ही भीषण गर्मी के मौसम से राहत मिल पाएगी। 15 जून से मध्य और उत्तर भारत में बारिश शुरू होगी और बारिश के शुरू होते ही गर्मी से राहत मिल पाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. झड़ामणि ने इस पर जानकारी दी। बताया कि मानसून ने 31 मई से 7 जून के बीच दक्षिण मध्य अरब के पूरे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को कवर कर लिया है। इन हिस्सों को कवर किया है, ये जानकारी दी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पूरे पूर्वोत्तर को तर अब तक कर चुका है। मानसून की प्रकृति में कोई देरी नहीं है, अपने तय समय, अपने नियत समय पर पहुंचा है और अगले 2 दिन में मानसून के महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है। हमारे पास मजबूत मानसून के संकेत है। एक अच्छी खबर पूरे देश के लिए, क्योंकि लंबे समय से इंतजार मानसून का किया जा रहा था, लेकिन आशा यही है कि बरसे तो इतना बरसे जो हानिकारक ना हो, जो लोगों की जान के लिए आफत ना बनकर आए, लोगों की कार्य ना रुक पाए। लेकिन राहत भरी खबर ये कि अगले 2 दिनों में मानसून महाराष्ट्र में पहुंचने वाला है और अगले 2 दिनों में जब महाराष्ट्र में पहुंचेगा तो समूचा पूर्वोत्तर तो यहाँ भीगेगा ही भीगेगा। जिसकी जानकारी भी मौसम विभाग के द्वारा दी गई। लेकिन राहत की बात ये कि मानसून की प्रगति में कोई देरी नहीं है, अपने तय समय पर पहुंचा है देश में और इसके बाद में अब आने वाले दिनों में पूर्ण तौर पर प्री मानसून से मानसून की जो जर्नी है वो जल्द ही मानसून एक्टिव हो जाएगा तय करने का। नवाब मलिक और अनिल देशमुख को कोर्ट से झटका, राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने उनके आवेदन को खारिज किया है, जिसमें कल राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति मांगी थी। फिलहाल जेल में अनिल देशमुख हैं, नवाब मलिक हैं और कोर्ट के इस फैसले के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ना तो देखिए तय नजर आ रहा है। 10 जून को महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर मतदान हो रहा है और मतदान को लेकर के याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका, उनके आवेदन को खारिज कर दिया है। मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने उनके आवेदन को खारिज किया है। अब कल देश में होने वाले राज्यसभा चुनाव, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, महाराष्ट्र से 6 सीटें हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ना तय है और 10 जून को महाराष्ट्र में राज्यसभा के जिन से 6 सीटों पर मतदान होना है उसमें ये अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। राज्यसभा चुनाव में नवाब मलिक भी अपना वोट नहीं डाल पाएंगे, ना ही वोट डाल पाएंगे अनिल देशमुख। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यादगार बनाने की तैयारी और केंद्र के सभी मंत्री राज्यों में योग दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह नासिक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर और सोनल शहर में अनुराग ठाकुर योग व्यायाम करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली में योग परफॉर्म करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में योग दिवस पर योग करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर में योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो योग दिवस की तैयारियां करते हुए यहाँ पर सभी नजर आ रहे हैं कि जून को योग दिवस मनाया जाएगा और इससे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यादगार बनाने की तैयारियों में केंद्र के सभी मंत्री जुटे हुए हैं। सभी राज्यों में योग दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए एक बाकायदा सूची तैयार की गई है, एक लिस्ट तैयार की गई है, जिसके तहत देश के गृह मंत्री अमित शाह नासिक में योग दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन होंगे। वहां पर मौजूद रह करके आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और योग खुद भी करेंगे। वो तस्वीरें भी आप देखेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु में रहेंगे, कार्यक्रम में वहां पर योग वो करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में रहेंगे, सोनल शहर में अनुराग ठाकुर रहेंगे और योग करेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली में रहेंगी, योग वहां पर वो कार्यक्रम के दौरान करेंगी। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे योग दिवस के दिन और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल हैं। चलिए अच्छी खबर, अमरनाथ यात्रियों की सहूलियत बढ़ी है। अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। श्रीनगर से अमरनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी, जिसमें अमरनाथ यात्रियों की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए फैसला लिया। तो यानी कि आवागमन और कनेक्टिविटी जब एयर हो जाएगी तो लोगों को सुविधाएं यहाँ पर अत्यधिक मिल पाएगी, सुविधाओं का दायरा और अधिक खुलेगा। हेलीकॉप्टर से एक ही दिन में दर्शन करके फिर से श्रीनगर लौट सकेंगे। यानी कि जितनी दुर्घटनाओं की आशंका होती है, जो हिमपात से जुड़ी हुई, बर्फ से जुड़ी हुई या हिमसंकलन, भूसंकलन से जुड़ी हुई, वो आशंकाएं भी कम हो जाएगी जब एयर कनेक्टिविटी शुरू होगी। हेलीकॉप्टर से महज एक दिन में दर्शन कर दर्शनार्थी
श्रीनगर लौट पाएंगे। 30 जून से अमरनाथ की यात्राएं शुरू हो रही है और 30 जून से पूरे 2 साल के बाद अमरनाथ की यात्रा शुरू हो पा रही है। 2 साल का लंबा इंतजार भक्तों ने किया और भक्तों की सहूलियत को देखते हुए, जैसे चारधाम यात्रा में कई लोगों की जान गई, कई लोगों की जानकारी भी सामने आई कि अस्वस्थ हो गए, क्योंकि एक लंबी जर्नी है। वृद्धजन जब पहुंचते हैं तो यकायक यहाँ पर ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। उपचार भी कहीं ना कहीं दूरगामी स्थल होने की वजह से नहीं मिल पाता, लेकिन एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो कोशिश यही की जाएगी कि मात्र एक दिन में जब आप श्रीनगर दर्शन करके पहुंच जाएंगे 30 जून को, 2 साल के लंबे इंतजार के बाद, यानी कि कोविड के काल के बाद में यात्रा शुरू होने वाली है। दर्शनार्थियों में, यात्रियों में एक्साइटमेंट भी है और खुशी भी इस बात की कि अब एयर कनेक्टिविटी वहां के लिए शुरू हो जाएगी।